बिहार से जो सामाजिक न्याय की पहले भी जो लहर उठी थी, बुद्ध के समय में, अशोक के समय में, तो सबसे ज्यादा जो उम्मीद है वो बिहार की धरती से ही है। जो लोग शासक होते हैं तो इतिहास उन्हीं के हिसाब से लिखा जाता है। तो ये जो अति पिछड़ा समाज के लोग, जो दलित समाज के लोग, इन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, उनको इतिहास में दर्ज नहीं किया जाता। तो हमारी कोशिश है उस कार्यक्रम के जरिए कि जो बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और सर्वोच्च बलिदान दिया भारत को आजाद कराने के लिए, उनको कम से कम हम तो याद करें। तो इसलिए हम उसको उनको याद कर रहे हैं। तो जातीय जनगणना से दूध का दूध पाना हो जाएगा, सामने नजर आ जाएगा लोगों को कि भाई ये स्थिति है। 85-90% तो बिल्कुल वंचित है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि वो अनाज के लिए मोहताज है। और वोल्टायर, जो फ्रांसीसी क्रांति का, जिसको प्रेरक भी कहा जाता है, वोल्टायर ने कहा था कि गुलाम को सिर्फ इतना बता दो कि वो गुलाम है। जिस दिन गुलाम को एहसास हो जाएगा कि मैं गुलाम हूं, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ लेगा। आज के जो इतिहास के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, दिक्कत यह है कि जो गुलाम है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उसको एहसास ही नहीं है कि वो शोषित पीड़ित है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ सोशल जस्टिस के शिल्पकार, सोशल जस्टिस के बड़े मेहनत करके उन्होंने सोशल जस्टिस के पूरे आंदोलन को देखा है और उसमें उनकी भागीदारी रही है। डॉक्टर अनिल जैन साहब है, जो पेशे से डॉक्टर भी थे और उन्होंने समाज का भी बहुत इलाज किया मुकम्मल तरीके से। बीपी मंडल साहब के साथ काम किया है, शरद यादव के साथ लंबे काम किया है और सोशल जस्टिस के तमाम उतार चढ़ाव को उन्होंने देखा है। आज मैं वो किस्सा भी बताऊंगा कि नीतीश कुमार का एक संसद में भाषण वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम कमंडल वाले हिंदू हैं, हमारा आप लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या संसद को आप लोग मठ बना देंगे। वो दौर भी उन्होंने देखा है। बिहार में राहुल गांधी 7 तारीख को फिर से संविधान सुरक्षा सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसके इस तरह ये जो पूरा आयोजन है, इसके आइडिया जो था वो अनिल जैन साहब का था और ये मुझे लगता है कि 7वां या 8वां प्रोग्राम है। सर, फिर से बिहार। जी जी शंभू जी, देखिए ऐसा है, बिहार तो क्रांति की धरती है और इस वर्ष बिहार में चुनाव भी हैं। हम्म। तो बिहार से जो सामाजिक न्याय की पहले भी जो लहर उठी थी, बुद्ध के समय में, अशोक के समय में, तो सबसे ज्यादा जो उम्मीद है वो बिहार की धरती से ही है। हम्म। और कुछ स्थितियां भी ऐसी बन रही हैं कि जो सप्ताह है 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में, हम्म। इसमें कई महानुभाव इस सप्ताह से जुड़े हुए हैं। हम्म। जैसे एक 6 अप्रैल को तो नमक सत्याग्रह की एक जयंती है, 95वीं जयंती, जो बापू ने, महात्मा गांधी ने, जिनको राष्ट्रपिता का दर्जा है हमारे देश में, सब उन्होंने नमक सत्याग्रह किया था। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और उसमें तमाम लोगों ने, जो स्वतंत्रता सैनिक थे, उन्होंने भाग लिया। लेकिन खास तौर पे जो हमारे नोनिया समाज के लोग थे, जो साल्ट मेकर जिनको कहा जाता है, जो नमक बनाने का व्यवसाय करते हैं, जी। उन्होंने पूरे देश भर में इसको बढ़ चढ़ करके उसका हिस्सा लिया था। हम्म। तो एक तो वो है 6 अप्रैल का। 5 अप्रैल का जो तारीख है, वो हमारे जो स्वतंत्रता सैनिक भी और समता सैनिक भी जिनको हम बोलते हैं, हम्म। बाबू जगजीवन राम जी, उनकी जयंती है। और 1 अप्रैल को जो अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी, जो एक छोटी उम्र में देश को आजाद कराने के लिए पुलिस की गोली का शिकार हुए, प्रजापति समाज से आते थे, अच्छा, वो तो उनकी स्वतंत्रता जयंती सेनानी थे। पड़ती है। जी। ओ। गोली उन्होंने अपने सीने पे खाई जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। हम्म। तो तिरंगा फहराते हुए, मतलब स्कूल स्टूडेंट थे। है क्या कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो लोग शासक होते हैं तो इतिहास उन्हीं के हिसाब से लिखा जाता है। तो ये जो अति पिछड़ा समाज के लोग, जो दलित समाज के लोग, इन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, उनको इतिहास में दर्ज नहीं किया जाता। तो हमारी कोशिश है
उस कार्यक्रम के जरिए कि जो बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और सर्वोच्च बलिदान दिया भारत को आजाद कराने के लिए, उनको कम से कम हम तो याद करें। तो इसलिए हम उसको उनको याद कर रहे हैं। और ये स्वतंत्रता सेनानी ऐसे नहीं था, इनका एक ही लक्ष्य था कि अंग्रेजों को भगा दो और फिर काले अंग्रेज आ जाएं, वो राज कर दें, या मनुवादी आके राज करना शुरू कर दें। इनका बहुत बड़ा सपना था कि अंग्रेज जाएंगे तो समतामूलक समाज बनेगा, सभी जातियों के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, समानता आएगी, समता आएगी। और कांग्रेस ने भी 31 मार्च 1931 में, तब पूरा देश एक होता था, कराची में एक अधिवेशन हुआ, जैसा अभी आप देखेंगे अहमदाबाद में होने जा रहा है। तो उसमें प्रस्ताव पास किया था कि भारतवर्ष जब भी आजाद होगा तो तमाम देश के सभी नागरिकों को नागरिक का दर्जा मिलेगा। अंग्रेजों के समय में भी जो बहुत, जिसको कहते हैं ग्रेजुएट होते थे या जमींदार होते थे, उन्हीं को वोट को देने का अधिकार होता था। तो 31 मार्च 1931 को कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया कि जब भी देश आजाद होगा और उसका संविधान बनेगा तो सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार मिलेगा, उनको वोट डालने का, लोकतंत्र कायम होगा और समता लाई जाएगी। और जो पीछे दौड़ में रह गए हैं ऐतिहासिक कारणों से, जो पिछड़ गए हैं, जो पिछड़ा समाज है, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। और मैं समझता हूं जब 15 अगस्त को देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम, मौलाना आजाद, ये सब इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा भी हमने प्रस्ताव पास कर रखा है, सभी को मूलभूत अधिकार बराबर के दिए जाएं। तो उन्होंने सोचा भी किसको ये जिम्मेवारी, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम था, इसके योग्य कौन है जो इस कार्यक्रम को सिरे चढ़ा सके। तो तब सबने देखा, सबकी नजर गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, आपको पता है, उनकी अलग पार्टी थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से। आज के माहौल में कोई दूसरी पार्टी के आदमी को लॉ मिनिस्टर बना करके और इतनी बड़ी जिम्मेवारी देगा, नहीं देगा। लेकिन महात्मा गांधी की इंसिस्टेंसी और सब, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, बाबू जगजीवन राम जी ने आग्रह किया कि आप ये जिम्मेवारी लीजिए। और बाबा साहब भी हैरान हो गए कि भाई मैं तो दूसरी पार्टी में हमेशा विरोध करता रहता हूं, उसके बावजूद भी मुझे ये काम दिया गया। और देखिए ना, बाबा साहब की जो प्रतिभा निखर के आई है वो संविधान से ज्यादा निखर के आई। हालांकि उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो एस्से है, जो स्पीच देनी थी, वो अपने आप में गजब है। लेकिन उनकी पूरी प्रतिभा जो निकल के आई है वो संविधान बना करके निकल के आई। अगर वो संविधान बनाने का उनको अवसर ना मिला होता तो शायद बाबा साहब की भी जो प्रतिभा थी पूरी तरह से निखर के हम लोगों के सामने नहीं आती, और शायद इतना सुंदर संविधान भी नहीं बनता, मेरा मानना है। तो ये सब चीजें हैं, तो इसीलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। संविधान की रक्षा करनी है। इस समय जो ताकतें हैं वो मनुवादी ताकतें हैं, वो कहीं ना कहीं चाहती हैं चंद मुट्ठी भर लोगों के पास सारा देश का धन चला जाए, सारी सत्ता शक्ति, सारे संस्थान मुट्ठी भर लोगों के हाथों में आ जाए। हम देख रहे हैं इस चीज को, कभी सभी संस्थानों में संघ के लोग बिठाए जा रहे हैं और सारा पैसा दो चार पूंजीपति, अदानी अंबानी टाइप के लोगों की जेब में चलता जा रहा है। 80-85 करोड़ आदमी तो बेचारा अन्न का मोहताज हो चुका है। तो संविधान पे एक बहुत खतरा है, इसलिए हम बीच बीच में ये कार्यक्रम करके जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे अपने दलित समाज में, अति पिछड़ा समाज में, पसमानदा में, पिछड़े में, और जो गरीब है हमारे, वो चाहे वो किसी भी जाति से आते हैं। जी। तो अच्छा, एक मतलब क्या माना जाए कि कांग्रेस फिर से एक बार वही डाइवर्सिटी चाहती है जिसकी आपने बात की, जो जिसमें जगजीवन बाबू थे, सरदार पटेल थे, वही डाइवर्सिटी अब राहुल गांधी उसी डाइवर्सिटी के पक्षधर हैं? क्योंकि जिस दौर में आप लोग कांग्रेस से लड़ रहे थे, चाहे शरद यादव हों, चाहे बीपी मंडल साहब तो कांग्रेस के खैर मुख्यमंत्री भी रहे, और बाद में जनता दल में वो ओबीसी कमीशन कमीशन के वो शिल्पकार भी रहे, आपने उनके साथ भी काम किया है। तो आप भी अब कांग्रेस के हिस्सा हैं। तो क्या अब आपको लगता है कि राहुल गांधी उस डाइवर्सिटी को अब समझ रहे हैं और कांग्रेस का जो इतिहास रहा है उसको दोहराना चाहते हैं, जहां एक समतामूलक समाज के लिए एक नींव डाली गई, संविधान लिखा गया,
और बीच में जो सारा फेज बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, उनसे अब लगता है कि वो डाइवर्सिटी फिर से जरूरी है। शंभू जी, देखिए, मेरा मानना ये है, और मेरे ख्याल आप मेरी बात से सहमत होंगे, कि इस समय राष्ट्रीय स्तर पे दो पार्टी हैं। एक बीजेपी है जो इस समय सत्ता में है, शासक है, और एक कांग्रेस है। आप इन दोनों की तुलना कीजिए, और शासन निकट भविष्य में ऐसे लगता नहीं कि कोई रीजनल पार्टी ऑल इंडिया पार्टी बनने जा रही है, कि वो जो बीजेपी के मुकाबले में पूरे देश में जो बीजेपी का मुकाबला कर सके। अब इसमें तो कोई संदेह बचा ही नहीं कि बीजेपी जो है वो संघ द्वारा संचालित है, और एक मनुवादी पार्टी है, जिनकी ये रहती है कि देखिए, दिखावटी चेहरे मोहरे तो वो बना देंगे भाई, इसको एमपी बना दिया, इसको एमएलए बना दिया, और बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री से लेकर कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन जो नीतियां निर्धारित होती हैं वो संघ द्वारा निर्धारित होती है। और आप इसका जीता जाता उदाहरण है जाति जनगणना। जाति जनगणना अगर हो जाए तो समाज का एक्सरे एमआरआई हो जाएगा, और पता लग जाएगा जो हमारे दलित और पिछड़े भाई हैं, कि सारा का सारा धन और सारी की सारी जो इंस्टीट्यूशनल पावर है, जो संस्थानों में शक्ति होती है, भाई चुनाव आयोग है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, आपका ईडी है, सीबीआई है, ये तमाम जो संस्थान होते हैं, असली ताकत वहां होती है, या कॉरपोरेट वर्ल्ड में होती है, सारा धन शक्ति उनमें होती है। तो जाति जनगणना से दूध का दूध पाना हो जाएगा, सामने नजर आ जाएगा लोगों को कि भाई ये स्थिति है, 85-90% तो बिल्कुल वंचित है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि वो अनाज के लिए मोहताज है। और वोल्टायर, जो फ्रांसीसी क्रांति का, जिसको प्रेरक भी कहा जाता है, वोल्टायर ने कहा था कि गुलाम को सिर्फ इतना बता दो कि वो गुलाम है। जिस दिन गुलाम को एहसास हो जाएगा कि मैं गुलाम हूं, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ लेगा। आज के जो इतिहास के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, दिक्कत यह है कि जो 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 गुलाम है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उसको एहसास ही नहीं है कि वो शोषित पीड़ित है, और वो अपना क्यावड़ उठा करके घूम रहा है, और जा करके कुंभ में जा करके नहा रहा है, और तमाम जो शोर टेलीविजन पे जो चैनल हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के, वो उसके जो ध्यान है वो इन सब चीजों से भटका रहे हैं। जो उसकी मूलभूत समस्याएं हैं, और जो धन की लूट है, जो सत्ता की शक्ति चंद लोगों के हाथों में जा चुकी है। तो जाति जनगणना से यह सारी चीज सामने आ जाएगी। तो आरएसएस और बीजेपी कभी भी जाति जनगणना नहीं होने देगी इस देश में। तो इससे पता लगता है कि एक पार्टी तो वो है जो मनुवाद के रास्ते पे चलती है, और दूसरी पार्टी वो है, आप कुछ भी कहें, आजादी से लेकर के आज तक दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए जो भी काम हुए हैं वो कांग्रेस द्वारा हुए। भाई, आपका मंडल कमीशन का जो लागू हुआ, वो तो नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे, और सीताराम केसरी जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था, जिनको हम याद नहीं करते। जो शिक्षा में आरक्षण हुआ, वो मनमोहन सिंह जी के समय में हुआ, नहीं, यूपीए मंडल वन कमीशन में, तो और लागू हुआ अर्जुन सर सिंह। जब अटल बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। नहीं, मंडल आयोग देखिए, उन्होंने वो जारी किया था, जो भी ऑफिस ऑर्डर था उस समय हम्म। भारत सरकार की तरफ से, नहीं, लेकिन वो कोर्ट में फंस बात गया कर रहे था। हैं। फिर हम्म। कोर्ट के बाद वो 1992 में, असल में तो मतलब जो नौकरियां बंटनी शुरू हुई वो 1992 में शुरू हुई। हम्म। तो अब, अच्छा, मैं तो इसके अलावा कहता हूँ, देखिए, हमारे देश में हाँ, अर्जुन सिंह ओबीसी ने के, अर्जुन सिंह ने एजुकेशन दूसरा दूसरा मैं जो उसी पे बड़ा। आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं, कि हमारे देश में नौकरियां तो अब आपको पता, निजीकरण कर दिया सारा, बची नहीं। मुश्किल से इस देश में 1.5 करोड़ नौकरियां हैं। 1.5 करोड़ में अगर ओबीसी को 27% दे देते हैं आरक्षण, तो 40 लाख नौकरियां निकलती हैं। 40 लाख नौकरियों से ये तो है कि ओबीसी को एक शासन में कुछ भागीदारी मिलती है, लेकिन कितने लोगों का भला होता है? 5 आदमी का अगर परिवार मान के चले तो 2 करोड़ लोगों का भला हो गया, चलिए, उससे कल्याण हो गया। और ओबीसी की आबादी कितनी है? करीब 75 करोड़। तो 75 करोड़ में से 2 करोड़ तो चलो हो गया एडजस्ट, बाकी 73 करोड़ क्या है?
वो तो बेचारा कोई रिक्शा चला रहा है, कोई रेहड़ी लगा रहा है, तो क्या उसका क्या तो नहीं हो क्या रहा। क्या क्या आपकी पार्टी मैं उस सहमत है एक सेकंड, कॉर्पोरेट मेरे रिजर्वेशन? को 30 सेकंड और दीजिएगा। लेकिन जो शिक्षा में आरक्षण है, हर साल 1.5-2 करोड़ बच्चे जो है 12th का एग्जाम पास करते हैं, और उसमें जो शिक्षा में आरक्षण मिलता है 27% उनको, तो ये समझ लीजिए कि करीब करीब 50 लाख बच्चों को हर वर्ष शिक्षा में आरक्षण मिलता है। और 40 लाख नौकरियां, 30 साल नौकरी करता है आदमी, 35 साल नौकरी करता है, तो लाख सवा लाख नौकरी मिलती है एक साल में। लेकिन शिक्षा में 50 लाख बच्चों का फायदा होता है। और मैं अपने आसपास देखता हूँ, क्योंकि मैं भी ओबीसी वर्ग से आता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारे उसमें सरकारी नौकरी तो एक आध बच्चे को मिली है आज के समय में, जो नौजवान बच्चे हैं जो 20 से 30 वर्ष के हैं। लेकिन मेरे परिवार में जो चाचा ताऊ बुआ इस टाइप का जो क्लोज फैमिली मेरी, मौसी, कम से कम 10 बच्चे ऐसे ये हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज से पढ़ के आज ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में, जो फेलोशिप लेकर के, फ्रीशिप लेकर के वहां पहुंचे हैं। अगर उनको श्री राम कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, हंसराज हिंदू कॉलेज में पढ़ने का नहीं मौका मिलता, तो उनको रास्ता नहीं नजर आता वहां तक पहुंचने का। हार्वर्ड में गए हैं मेरे परिवार से बच्चे। ये शिक्षा का कमाल है। तो मेरा मानना तो ये है कि जो शिक्षा का आरक्षण है उससे हमारे समाज को ज्यादा फायदा होता है। और बाबा साहब भी तो कहते थे, बाबा साहब, अगर बाबा साहब की शिक्षा इतनी नहीं होती तो बाबा साहब समाज के लिए, देश के लिए इतना कर पाते? नहीं, तो वो शिक्षा, हम लोग बराबर कहते हैं कि अर्जुन सिंह यूपीए वन की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, एजुकेशन में उसको भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हमारा समाज भूल जाता है अर्जुन एक सिंह और एक ये सवाल है सहयोगी। क्योंकि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस और आपकी पार्टी तैयार है? क्योंकि कॉरपोरेट में, निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग तमाम शरद यादव, रामविलास पासवान, उस दौर में नीतीश कुमार, ये सब लोग कर रहे थे। सोशल जस्टिस का एक बड़ा इनिशिएटिव यही था कि अब चूंकि प्राइवेटाइजेशन का दौर आया है, कॉरपोरेट का दौर आया, तो कॉरपोरेट में भी कम से कम जिस तरह से अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन है, डाइवर्सिटी के नाम पर एशियन लोगों को नौकरियां दी जाती है, तमाम बड़े, आज जो सुंदर पिचाई या सत्या नडेला या इंदिरा नूई, तमाम बड़े पेप्सिको और इन सब कंपनियों में है, वो एशियन डाइवर्सिटी के नाम पर है, चूंकि एशिया के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। क्या कांग्रेस इसको लेकर तैयार है कि राहुल जी इसके लिए ये भी तैयार है कि हम कॉरपोरेट में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी अफर्मेटिव एक्शन, रिप्रेजेंटेशन की बात होनी चाहिए? अब तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी है, उनको भी मिल जाएगा। 100%। शंभू जी, मैं आपको बताऊं, कल ही मैं राहुल जी के साथ एक पसमानदा मुस्लिम का एक प्रतिनिधि मंडल था, हमारे मित्र हैं, आप जानते हैं, अली बेसिकली अनवर साहब भी ओबीसी थे। होते हैं, ओबीसी मुस्लिम्स जो हाँ, और मतलब उनमें से वो। बल्कि ईबीसी में ज्यादा आते हैं। बिहार में जो है, जो 36% आंकड़ा है अति पिछड़ा का, उसमें 12% जो है, 12% तो पसमानदा हमारे मुस्लिम भाई हैं। तो कल यही बात हो रही थी, राहुल जी से यही डिस्कशन हो रहा था। बड़े बुद्धिजीवी लोग आए हुए थे पसमानदा समाज से, हम्म। और हमारे जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसके इमरान प्रतापगढ़ी जी भी उसमें मौजूद थे उसमें। तो वहां यही बात निकल के आई। तो राहुल जी ने कहा कि जब तक कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो अति पिछड़े हैं, पसमानदा हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं या गरीब हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, उनको भागीदारी नहीं मिलेगी, तो ये देश बन ही नहीं सकता। अगर इस देश को प्रबुद्ध राष्ट्र बनाना है, समृद्ध और संपन्न बनाना है, सशक्त राष्ट्र बनाना है, तो यहाँ पे जो भी पूरी आबादी है उसके सभी तबकों का, सभी वर्गों का उसमें योगदान होगा, भागीदारी होगी, तभी ये प्रबुद्ध और समृद्ध राष्ट्र बनेगा, सशक्त राष्ट्र बनेगा। तो ये कल ही बात हुई राहुल जी से, और उन्होंने कहा मेरा सपना ये नहीं है कि सिर्फ आपको एमएलए और एमपी और या अपने पार्टी के संगठन में जगह दे दी जाए और उससे बहुत बड़ी क्रांति होगी। उससे बहुत बड़ी, वो जरूरी है, वो कहते हैं वो बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। जब तक कॉरपोरेट वर्ल्ड में और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भागीदारी नहीं मिलेगी, तो तब तक समाज का जो संपूर्ण कल्याण है वो नहीं होगा। तो ये तो उनका सपना है। और उसके अलावा भी वो, जैसे बुनकर समाज से भी लोग थे कल,
तो उनका कुछ ऐसा भी सपना है कि इनको बैंक तो लोन देता नहीं। हम देखते हैं कि हमारा आदमी 5-10 करोड़ लोन के लिए बैंक के चक्कर काटता है, तो वो कहते हैं कोलेट्रल लेके आओ। अब संपत्ति तो है नहीं हमारे लोगों के पास, कहां से कोलेट्रल लेकर के आए? हम्म, तो उनकी सपना एक ये भी है, जैसे बुनकर समाज के लिए बैंक हो जाए, हम्म, नोनिया समाज के लिए कुछ लोग मिले थे, तो उनका ये भी है कि जब तक इनको बैंक जो होंगे ना, स्पेसिफिक बैंक, फोकस्ड, कि इन लोगों का करना है, तब तक इनका जो है। आजकल आपको पता है कि बड़ा बड़ा जो, चाहे अंबानी हो, अदानी हो, बिना बैंक के कर्जे से तो उनका काम नहीं चलता। जो अरबों खरबों पति है, तो बेचारे गरीब आदमी का बैंकों के कर्ज के बिना कैसे चलेगा? हम्म, और ये जो मुद्रा लोन है 50,000 का, 5 लाख का, 10 लाख का, ये तो आप पान का खोखा खोलने के लिए तो इसका मतलब बात कर रहे हो। आप चाहते ही नहीं कि वो उद्योगपति बने। तो बड़ा लोन मिलना बहुत जरूरी है, तभी तो कोई बड़ा बिजनेस करेंगे। हम्म, तो ये भी उनका सपना है कि स्पेशल बैंक दी जाए जिसमें दलितों को, पिछड़ों को लोन मिले, विदाउट कोलेटरल मिले। एजुकेशनल लोन की बात होती है, जैसे शिक्षा में निजीकरण हो गया, हमारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। इवन हमारे जो मित्र हैं गौतम जी अक्सर उदाहरण देते हैं कि दिल्ली के जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनमें 4 साल में 25 लाख रुपए खर्च होता है इंजीनियरिंग करने में। जो बेचारा गरीब आदमी है, वो कहाँ से लेके आएगा 25 लाख? अगर उसके 2 बच्चे हैं, 50 लाख कहाँ से लेके आएगा? तो उसका तो एडमिशन भी हो जाएगा, तो भी वो नहीं उसको पढ़ा सकता बच्चे को। और हमारे समय में मैंने खुद जो डॉक्टरी की है, तो 20 रुपए की फीस होती थी पर मंथ, साल में 240 रुपए। हम्म, तो ये सब है। लेकिन ये तब ध्यान जाएगा हमारे दलितों का, पिछड़ों का, जब वो मतलब ये हुड़दंग में लगे रहते हैं, और एक मनोवादी शक्तियों की एक कोशिश रहती है कि इनका ध्यान जो है हुड़दंग की तरफ चला जाए। ठीक है, उससे हटेगा। जी जी शंभू जी। ये एक एक सवाल है जो ट्रांजिशन मैं समझना चाह रहा हूं। एक जो कांग्रेस में ट्रांजिशन हो रहा है, संजय निरुपम, कृपा शंकर सिंह, जितिन प्रसाद, वो तमाम खासकर जो सवर्ण लीडरशिप है, जो यूपीए 1 में थे, यूपीए 2 में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वो उन्होंने सिब्बल हैं, इन लोगों ने सत्ता जब तक रही कांग्रेस के साथ, 60 साल पीछे भी रही, 10 साल इधर भी रही, वो रहें। और अब आप जैसे लोग, खासकर जो सोशल जस्टिस के पैरोकार हैं, वो भी एक ट्रांजिशन है कि वो अलग अलग डिफरेंट सेक्टर से कांग्रेस में लोग जा रहे हैं। एक भरोसा तो राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, आपके कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से, अभी बिहार में आपने अध्यक्ष बनाया। तो एक ट्रांजिशन जो मुझे समझ में आता है, इसको कैसे आप देख रहे हैं कि जो लोग, अभी राहुल जी ने गुजरात में कहा कि हमें पता है आरएसएस से कौन लोग मिले हुए हैं, हम उनको हटाना भी पड़े तो हटाएंगे। इस ट्रांजिशन को लेकर क्या ओवरऑल सहमति है पार्टी में, और राहुल जी की क्या? देखो शंभू जी, उस ट्रांजिशन का सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके सामने बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हम्म, है। आपको शायद पता नहीं, मैंने कभी बताया नहीं बताया, मैं कांग्रेस पार्टी में 1992 तक था, हम्म, और डॉक्टर सेल का दिल्ली का अध्यक्ष था, जो कांग्रेस पार्टी का डॉक्टर सेल था। हम्म, और मतलब मेरी राजीव जी से तो काफी मुलाकात होती थी। लेकिन जो नरसिम्हा राव सरकार आई और जिस तरह का हमने देखा रवैया, हम्म, तो मैंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया, डॉक्टर सेल से। हम्म, और मैं फिर जनता दल में चला गया था तब। हम्म, उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा, जब तक राहुल जी ने ये न्याय यात्रा शुरू की और जितनी आबादी उतना हक का प्रस्ताव पास हुआ रायपुर में। हम्म, और उसके बाद इतने लंबे समय तक, आप समझ लीजिए कि लगभग 30 साल, 30 साल मैंने कभी किसी कांग्रेस नेता से मिलने की कोशिश नहीं की, मिला नहीं, हम्म, और मैं कांग्रेस में आ गया। हम्म, तो ये कोई ना कोई, मैंने कांग्रेस में वापस ट्रांजिशन देखा होगा सामाजिक न्याय के प्रति, तभी तो आए होंगे। हम्म। ठीक है ना? अच्छा, जो और लोग मैं बताऊं पार्टी आप, से जा रहे हैं, सत्ता की तरफ जा रहे हैं, उनको लेकर उनकी हाँ, है वो? अब देखिए ये जो है ना, जिसको क्या कहते हैं, ये ट्रांजिशन पीरियड, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो जैसे इस समय दूध को, दही को मथा जा रहा है, तो ये वो दौर चल रहा है कि इसमें जितने भी मनुवादी तत्व होंगे वो कांग्रेस को छोड़ छोड़ के जाएंगे। और जितने भी
मानववादी या समता मूलक समाज का सपना देखने वाले, सामाजिक न्याय के समर्थक होंगे, वो कांग्रेस में आएंगे। कांग्रेस उस दौर से चल रही है और आप देख रहे हैं कि कुछ नेताओं ने पिछले दिनों कांग्रेस ज्वाइन भी की है, जो सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले हैं, हम लोगों के साथ बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी। तो ये एक दौर है। और आपने देखा पिछले दिनों, मैं एक इंटरव्यू देखा, बड़ा कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू दिया एक ने, जो कांग्रेस छोड़ के गया, प्रवक्ता था कांग्रेस का, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। और उसने, कांग्रेस ने वो 5-6 साल जो कांग्रेस में रहा, उसमें 2 बार चुनाव लड़ने का मौका दिया, पार्टी ने उसको लोकसभा का टिकट दिया। बड़ा अपने आप को जीरो का माहिर प्रवक्ता बोलता था, कितनी जीरो कितने में होती है बताता था सबको। उससे पूछा भी आप क्यों चले गए, तो आपको तो शायद कुछ आप मांगते तो कुछ और मिल जाता, पद वद। तो बोले जी सीधी सी बात है कि कांग्रेस में ये जो जाति गणना और इस तरह की जो बातें हो रही है, मैं इस चीज को पसंद नहीं करता। ये ऑन रिकॉर्ड है। और ये जो वेल्थ क्रिएटर्स यानी अदानी और अंबानी के खिलाफ बोला जाता है, मैं इसको भी नहीं पसंद करता। तो कांग्रेस मेरे को कुछ भी पद दे देती, मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता। तो इसका क्या मतलब है? तो वही मैं जो आपको कह रहा हूं कि जितने भी मनोवादी मानसिकता, वो टिक ही नहीं सकते, वो बेचैन हो जाएंगे। अब जो कांग्रेस बन रही है बिहार में भी, जो जिस तरह के जिलाध्यक्ष आप निकल के आएंगे, देखना बहुत जल्दी आपको नजर आएंगे। जो सचिव स्तर पे जो एआईसीसी में बने हैं, उसमें 70% दलित और पिछड़े और आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग हैं। तो कांग्रेस जो है धीरे धीरे, लेकिन कांग्रेस में जो बदलाव का होता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये वन मैन शो तो है नहीं। माफ कीजिएगा, कि कोई तानाशाने का भी ऐसा कर दो और कल हो गया। तो इसमें एक प्रोसेस है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, एआईसी का सेशन होता है, प्रस्ताव पास होते हैं और फिर चेंजेस आते हैं। तो उस ट्रांजिशन पीरियड से कांग्रेस गुजर रही है। और कांग्रेस इतिहास की सबसे स्ट्रॉन्ग, भारत के इतिहास की सबसे स्ट्रॉन्ग सामाजिक न्याय की पार्टी बनने जा रही है, बन चुकी है बल्कि। लेकिन अभी लोगों को कम नजर आ रहा है, बहुत जल्दी देश की जनता इस चीज को मान लेगी कि सोशल जस्टिस इज सबसे स्ट्रॉन्ग। अब तो हम लोग अगर कोई, बात कर रहे थे तमाम वो फैसले जिस पर सत्ता में आने पर कांग्रेस करेगी, चाहे वो जाति जनगणना हो या रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन हो, कॉर्पोरेट में हो, प्राइवेट सेक्टर में। पार्टी के अंदर किस तरह के इन हाउस बदलाव आप देख रहे हैं बड़ी तेजी से? भाई आपने देखा, जैसे आपने खुद ही बताया, खड़गे साहब का बनना, हम्म। ठीक है, छोटी बात नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद आपने देखा बिहार में, हम्म। बिहार में एक दलित समाज का नौजवान जो एससी मोर्चा का, एससी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष था, चेयरमैन था, वो सीधा प्रदेश का अध्यक्ष बना। और इसके अलावा आप देखेंगे, जो मैंने आप सचिव स्तर पे जो 70 सचिव बने थे उनका बताया, उसमें 70% जो है वो बहुजन समाज के नौजवान हैं। तो तमाम इस तरह के बदलाव हो रहे हैं। एक और आप लोगों पर संगठन में भी, गंभीर आरोप लगता है कि जो खासकर जो विधान परिषद हो, राज्यसभा देने का मामला आता है, वहां अब पार्टी में सक्रियता बढ़ाई जा रही है, लेकिन जो जो मलाईदार जगह है, मतलब फुट सोल्जर आप बना रहे हैं, आप काम करवा रहे हैं, कार्यकर्ता बना रहे हैं, लेकिन जब राज्यसभा, विधान परिषद, इस तरह की चीजें होती है, वहां टिकट में जो है सोशल इक्वेशन का ध्यान नहीं रखा जाता है। नहीं आप देखिए, हो सकता है पहले मैं तो खुद कहा कि ऐसा था नरसिम्हा राव जी के समय में, जब से पार्टी आई तो उसके बाद उसका करेक्टर चेंज हो गया। हम्म। जो इस देश में पंचायती राज का सिस्टम है, तो राजीव जी लेके आए थे, हम्म। जिससे गांव में जो हमारे दलित पिछड़े आदिवासी हैं उनको कुछ तो सत्ता आई, गांव की मुखिया तो बनने लगे। तो वो चीजें हैं। लेकिन अब आप देखेंगे तो संगठन में जो भी नए चेंजेस हो रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि बदलाव जो है, जो आपकी जिस तरह ना, जिसकी जितनी संख्या बारी, जितनी आबादी उतना हक, उस फार्मूले पे काम हो रहा है। और पार्टी ने तो एक बकायदा मुहिम आंदोलन छेड़ रखा है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान।
तो कांग्रेस पार्टी का इस समय आंदोलन चल रहा है पूरे देश में। बिहार के चुनाव को जितने भी लेकर देखा जा रहा है, राहुल गांधी की लगातार इंटेंसिटी जो है, तीव्रता जो है वो बढ़ी है बिहार में। ये तीसरा बैक टू बैक दौरा है उनका। जी 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 जी। देखिए ऐसा है, मेरा मानना यह है कि लोकसभा के चुनाव के बाद तो राहुल जी को पार्टी ने शायद, मुझे नहीं पता क्या स्थिति है, राहुल जी पटना गए नहीं थे। तो सबसे पहले जो हम करते रहते हैं, तो राहुल जी का हमें समय मिला तो राहुल जी ने कहा कहाँ कार्यक्रम करेंगे आप लोग। तो हमने कहा कि हम कार्यक्रम करेंगे पटना में। तो पटना के पीछे मैंने कहा पटना में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं, और इसलिए ये जरूरी है कि पटना में हमारे जो बहुजन समाज के, जो शोषित वंचित समाज के जो हमारे भाई हैं, उनको सेंसिटाइज करना है हमें संविधान के प्रति। तो इसलिए होना जरूरी है। और पटना में जो कार्यक्रम हुआ उसमें वो शंभू जी अभूतपूर्व है। देखिए मैं पटना का तो रहने वाला हूं नहीं, और पटना की राजनीति छोड़े हुए भी मेरे को 20 साल हो गए होंगे शायद। कभी जनता दल में तो मैं बहुत आता जाता था पटना में। तो उसके बाद तो बहुत कम, कभी किसी कार्यक्रम में साल में एक बार चले गए, 2 बार चले गए। लेकिन उस कार्यक्रम का हमने जिम्मेवार लिया, और हमने पार्टी से कह दिया, जो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम तो उस समय बिल्कुल ही, आपको पता है मैं कांग्रेस पार्टी में भी नहीं था 18 जनवरी को। तो हमने पार्टी को कह दिया कि हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सोशल एक्टिविस्ट को हम इनवाइट कर रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को नहीं इनवाइट कर रहे हैं हम, सोशल एक्टिविस्ट को इनवाइट कर रहे हैं। तो बापू सभागार कितना बड़ा, सबसे बड़ा शायद बिहार का सभागार है। और लोगों ने कहा भी आप क्या कर रहे हो, हमने कहा हम सोशल एक्टिविस्ट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऑनलाइन, और लोग आएंगे। तो मेरे को वहां के लोग, बड़े बड़े नेता भी कांग्रेस के, सोचते थे ये पागल आ गया कोई, ऐसे थोड़े आदमी आते हैं। बोले जी बसें कितनी लगाई, मैंने कहा एक भी नहीं। बोले कितने लोगों को आपने बोलेरो दी, स्कॉर्पियो दी, इनोवा दी, मैंने कहा एक को हमने साइकिल भी नहीं दी। तो बोला ऐसे कैसे आदमी आ जाएंगे, ऐसे तो आते नहीं आदमी। तो मैंने कहा जो सामाजिक न्याय के जो योद्धा हैं वो ऐसे ही आते हैं। जो हो सकता है भाई पब्लिक रैली जो कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, उसमें ढोके लाए जाते हो आदमी, हमारा आदमी तो भूखे पेट आएगा। और उस कार्यक्रम में लोग एक दिन पहले चले, रात को ट्रेन में बैठे, भूखे प्यासे, उनका को होटल के किसी की गुंजाइश थी, किसी की नहीं थी, और उस कार्यक्रम में पूरे बिहार भर के लोग आए। वो अपने आप में क्रांति थी, आपने अपनी आंखों से देखी। आपको भी एक दिन पहले तक शायद यकीन नहीं रहा होगा, आपने शायद कहा नहीं कहा, लेकिन मैं आपका चेहरा पढ़ता था कि आपको भी लगता था यार ये अनिल जैन दिल्ली से आके पता नहीं क्या पागलपन कर रहा है नहीं। यहाँ पे। ठीक है, कोई होर्डिंग नहीं लगा पटना में, कोई बस नहीं प्रोवाइड की जा रही, आदमी कहाँ से आएंगे। तो हम अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं इस देश में जो सामाजिक न्याय का आंदोलन है, या सामाजिक न्याय के जो हमारे योद्धा हैं, या हमारे राहुल गांधी जी का जो आकर्षण बन चुका है, उसको भी नहीं लोग समझ पा रहे। वो राहुल गांधी जी का आकर्षण था जो इतने आदमियों को खींच के लाया। मैं तो उसमें मैनेजर ही था एक किस्म से, नहीं, मेरा काम था विश्वसनीयता सही तो लोगों तक तमाम बात मुद्दों पहुंचाना। पर लेकर विश्वसनीय, जितना मीडिया में क्रिटिसाइज हो रहा है उतना विश्वसनीयता आपकी बढ़ी है राहुल गांधी के सोशल जैसे। इस बार का क्या है सर, इस बार जो 7 तारीख का प्रोग्राम है वो भी सोशल एक्टिविस्टों के लिए या पार्टी कैडर के लिए भी अलाउ है? देखिए पार्टी पे जो है, राहुल गांधी पे हक है पार्टी कैडर का, ठीक है। लेकिन राहुल जी कार्यकर्ता, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके लिए करते ही रहते हैं, सारा समय तो कांग्रेस पार्टी को ही देते हो। तो हम चाहते हैं थोड़ा समय हमारे सोशल एक्टिविस्ट को मिले। तो हमारा एक फार्मूला है सीधा, जो मैंने आपको बापू सभागार वाले कार्यक्रम में भी बताया था, कि जितनी कैपेसिटी होती है हमारी ऑडिटोरियम की, उसके 10% जो कार्ड है हम प्रदेश को दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए 100 की कैपेसिटी है तो 10 कार्ड प्रदेश को दे दिए जाएंगे। तो प्रदेश में किसको वो कार्ड देंगे, किन पदाधिकारियों को देना है, किन कार्यकर्ताओं को देना है, ये प्रदेश का मतलब होता है, उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करते। तो 90% उसमें जो ऑडियंस होती है, वो ऑडियंस जो होती है वो सामाजिक कार्यकर्ताओं की होती है, जो संगठनों में काम कर रहे होते हैं सामाजिक न्याय के लिए, या वैसे सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट होते हैं, हम उनको बुलाते हैं। उन्हीं को बोलने का मौका ज्यादा मिलता है, उन्हीं का चर्चा करने का ज्यादा पैनल डिस्कशन में हमें मिलता है मौका। जी।
आखिरी सवाल, ये आपका नाम अनिल जय हिंद है, इस ये टोपी के पीछे वही सारी यादें हैं कि आपके पिता जो थे या दादा, वो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्योंकि बहुत लोग सर्च कर रहे हैं हु इज अनिल जय हिंद and who walking with Rahul Gandhi and with Congress for Social Justice is a new face, new icon for social justice for Congress. देखिए, ऐसा है कि शंभू जी, मैं तो लो प्रोफाइल में ही काम करना पसंद करता हूँ, होर्डिंग और फोटो और इस तरह की चीज में नहीं। लेकिन ये आपने जो इसका जय हिंद के बारे में पूछा, तो मेरे पिता जो थे वो आजाद हिंद फौज के कप्तान रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत नजदीकी उनको रहने का, रंगून में जो हेडक्वार्टर था उसमें फर्स्ट फ्लोर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पे सारा जो हेडक्वार्टर की मैनेजमेंट थे मेरे फादर देखते थे। कैप्टन सुरजन सिंह यादव नाम था उनका। और नेताजी के जाने के बाद उनके पूरे संगठन को, और ऑल इंडिया, पूरा इंटरनेशनल, ऑल इंडिया भी क्या, ऑल इंडिया आईएनए कमेटी नाम था उसका संगठन का, लेकिन पूरे विश्व में आजाद हिंद फौज के लोग फैले हुए, सिंगापुर, मलेशिया में तो बहुत हैं, आपके म्यांमार में बहुत हैं। तो उनको संगठन को उन्होंने जीवन भर चलाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद, और वो 94 साल तक की उम्र तक उसको चलाते रहे। तो वो जब, क्योंकि ये जय हिंद जो है ये नारा नेताजी ने दिया था। उससे पहले क्या होता था, अंग्रेजों की फौज में वो जाति और धर्म के नाम से रेजिमेंटें बनाते थे अंग्रेज। तो कोई कहता था राम राम जी, कोई कहता सलाम वालेकुम, कोई कहता सत श्री अकाल, ठीक है। तो नेताजी ने कहा भाई देखो, नथिंग डूइंग लाइक दैट, ये हमारी फौज है, ये हिंद की फौज है, ये भारत की फौज है, तो इसमें सब जय हिंद कहेंगे। तो हमारे फादर का ये था कि वो फोन उठाते थे, तो जैसे हम लोग आजकल हमारे ज्यादातर मित्र जय भीम बोलते हैं, तो वो फोन भी उठाते तो जय हिंद बोलते थे। तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी जय हिंद इतना बोलते थे, हमारे फादर के अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे यार ये तो जय हिंद फैमिली है, ये तो जय हिंद वाले हैं। तो हमारे नाम के आगे फिर जय हिंद ही लग गया, पॉपुलर नेम हमारा हो गया जय हिंद। तो इसलिए मैं यूज करता हूँ डॉक्टर अनिल जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे अनिल जय हिंद साहब, जो कांग्रेस के नेता भी हैं और सोशल जस्टिस के बड़े एडवोकेसी। इनकी पहचान इसके लिए ज़्यादा जाना जाता है कि इस खासकर जो रिजर्वेशन है, शोषित वंचित समाज की आवाज़ मजबूत तरीके से अब तक उठाते रहे हैं। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और ये मंच देने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।